नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों से, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम करेंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी करोड़ नौकरी रोजगार के वादे को समझिए महागठबंधन से क्यों खफा हुए असदुद्दीन ओवैसी और अंतरिक्ष से शुभांशु की घर वापसी के मायने आपको समझाएंगे। इसके साथ ही समझिए झारखंड में हाथी क्यों मचाते हैं उत्पात। शुरुआत सबसे पहले बिहार में साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का रास्ता अब साफ हो गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस लक्ष्य को मंजूरी भी दे दी गई और अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। अब सरकार के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में बादल पानी बरसा रहे हैं और इस मूसलाधार बारिश में मुख्यमंत्री योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। महिलाओं को 35% आरक्षण देकर माई बहन मान योजना का काट निकाला। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया और अब बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का फैसला। नीतीश कैबिनेट ने साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य पर मुहर लगा दी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई। अब उन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है, जिसको आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा करके उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। नीतीश कुमार जी का यह प्रण एक स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे बिहार में विकास को एक और पंख लगेगा और विकास बिहार में की जनता के लिए समृद्धि लाएगा यह कदम, और पलायन को भी यह कदम रोकने वाला होगा। सरकार के फैसले को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जुमला बताया है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है? 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। अब जब तेजस्वी यादव ने सवाल किया है तो ये भी जान लेते हैं कि सरकार ने अब तक कितनी नौकरी और कितने रोजगार दिए। 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरी दी गई। 2020 में 12 लाख नौकरी और रोजगार के संकल्प। 2005 के बाद से अब तक 10 लाख नौकरी दी गई। अब तक 39 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। 2025 के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य। ये फैसला नीतीश सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत लिया है। सरकार अगले 5 साल में कौशल विकास के कार्यक्रम का विस्तार करेगी। साथ ही कौशल विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी होगी। चुनावी साल में नौकरी रोजगार को लेकर सरकार के इस फैसले पर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अब आप मायने समझिए। देखिए, अब जबकि नीतीश सरकार ने 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है, तो ऐसे में समझना जरूरी है कि नीतीश सरकार में अब तक नौकरी और रोजगार की स्थिति क्या रही। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार में 2005 से 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य भी तय किया गया है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 2025 तक नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य बढ़ा दिया गया। नौकरी का लक्ष्य 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया, जबकि रोजगार का लक्ष्य 38 लाख सरकार की तरफ से कर दिया गया। अब सवाल है कि अब तक कितनी नौकरी और रोजगार मिल चुके हैं। तो खुद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी है। उनके मुताबिक 2020 से अब तक
10 लाख नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 39 लाख रोजगार दे दिया गया है। मतलब कि 50 लाख का आंकड़ा करीब करीब पूरा होने जा रहा है। अब नीतीश कुमार ने 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है, यानी कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार मिलेगी। हर साल की बात करें तो हर साल लगभग 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। यानी 2030 तक 2020 से 2025 के लक्ष्य से 2 गुना नौकरी और 2 गुना रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अब सवाल है कि इतने पद सृजित कैसे होंगे, या कहें कि क्रिएट कैसे किया जाएगा। तो सरकार का यह कहना है कि निजी क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में पद सृजित किए जाएंगे। अब सवाल यह भी है कि 2030 तक 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा पूरा कैसे होगा। तो सरकार का कहना है कि इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। इसके साथ ही युवा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार दिया जाएगा और कौशल विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय खोला जाएगा और इस रोड मैप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश सरकार करेगी। बढ़ते आगे, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी। ओवैसी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें ठंडा जवाब मिला। इसके बाद AIMIM अब तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना तलाश रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लालू प्रसाद समेत महागठबंधन के सभी दलों को चिट्ठी भेजकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। AIMIM का कहना था कि इससे सेक्युलर वोटों का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन अब चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद AIMIM महागठबंधन से खफा दिख रहा है। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिलने पर ओवैसी ने कहा, एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में। हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हम हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वादे तौर पर। ओवैसी के एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी वाले बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। एनडीए के नेता जहां तंज कस रहे हैं, तो आरजेडी के नेता कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियों को फायदे पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड जो उनका रहा है ये तो सबको पता है कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम करते रहे हैं। ओवैसी जी के चेहरे का नकाब वैसे भी खुल चुका है। ये देश जान चुका है कि ओवैसी किनके एजेंडे पे काम करते हैं। ओवैसी जी, भाई तेजस्वी जी आपको महागठबंधन में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप दोनों के बीच का मामला है। हम तो बस इतना जानते हैं, बिहार में आपका कोई वजूद नहीं है। ओवैसी एक तरफा मोहब्बत करे, 2 तरफा करे, मन हो तो 3 तरफा भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। भाजपा का एक ही मिशन है कि एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में समावेशी शासन स्थापित करना। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चिट्ठी भेजकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन महागठबंधन ने ओवैसी को कोई अहमियत नहीं दी। अब चिट्ठी का ठंडा जवाब मिलने के बाद ओवैसी अपने पुराने रंग में लौट आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि महागठबंधन से क्यों खफा हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने लालू प्रसाद सहित महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं को पत्र लिखा था। AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने की अपील ओवैसी ने की थी, लेकिन लालू प्रसाद की पार्टी सहित महागठबंधन की जो अन्य पार्टियां हैं, वहां से ओवैसी को कुछ सकारात्मक संदेश नहीं मिले, या यूं कहें कि किसी ने AIMIM को भाव नहीं दिया। अब अनदेखी से नाराज हो गए ओवैसी और उन्होंने कहा कि एक तरफा प्यार अब नहीं चलेगा। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला तो ऐसे में अब तीसरे मोर्चे पर विचार किया जा सकता है।
ओवैसी की पार्टी से लालू प्रसाद, या यूं कहें कि उनकी पार्टी आरजेडी को परहेज क्यों है, इसे समझने से पहले आप बिहार में मुस्लिम वोट की पूरी सियासत को समझिए। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि बिहार में 47 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है और ये जो 47 विधानसभा की सीटों है वहां पर मुस्लिम आबादी करीब 20 से 40% या फिर उससे ज्यादा है। इन 47 में से 11 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है। इन 47 सीटों में से 7 ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% के बीच में या फिर यूं कहें कि उससे अधिक है। वहीं 29 सीटें भी ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% से अधिक है। तो इन 19 सीटों में आरजेडी 8 सीट पर जीती है। तो वहीं देखिए, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते, कांग्रेस के 4 मुस्लिम विधायक बने, जबकि सीपीआईएमएल और बीएसपी से एक विधायक जीते हैं। हालांकि ओवैसी की पार्टी के जो 4 विधायक जीत कर आए थे, बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए, जबकि बीएसपी का जो विधायक है वो जेडीयू में शामिल हो गया। यानी कि बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है और किसी भी पार्टी का खेल मुस्लिम आबादी बिगाड़ सकते हैं। इसमें भी ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें सीमांचल में हैं। तो ऐसे में सीमांचल को अब आप समझिए। सीमांचल का ये पूरा इलाका बिहार के उन 4 जिलों को माना जाता है जो बिहार के सीमावर्ती जिले हैं। इन जिलों की पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सीमांचल में 4 जिले हैं जिसमें कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है और किशनगंज शामिल है। सीमांचल में विधानसभा की कुल सीटों की अगर बात करें तो इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। यानी कि बिहार की 243 में से 24 सीटें इसी सीमांचल इलाके से आती है। सीमांचल को समझने के लिए सीमांचल के जातीय समीकरण को भी समझना जरूरी है। तो आइए उसको समझते हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर मुस्लिम की आबादी काफी ज्यादा है। यहाँ की औसतन हर एक सीट पर 36 से 27% मुस्लिम मतदाता हैं। अगर हम जिलों के हिसाब से इसे बांट दें और जिलों के हिसाब से मुस्लिम आबादी की बात करें तो किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 45% है, जबकि पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। अब आइए सीमांचल की सियासत को भी समझ लेते हैं। देखिए, 2020 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि आज ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन की पहल कर रही है। तो आइए 2020 का रिजल्ट भी जान लेते हैं। 2020 में सबसे ज्यादा बीजेपी ने चौंकाया था। बीजेपी को 8 सीटें यहां से मिली थी, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली थी, ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली और जेडीयू के खाते में 4 सीटें गई थी, जबकि आरजेडी और सीपीआईएमएल को महज एक सीट पर ही सीमांचल के इलाके में समझौता करना पड़ा था। यानी कि 2020 में ओवैसी ने आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया और सीमांचल की 24 में से 5 सीटें भी जीत ली। 90 के दशक से ऐसा माना जाता है कि 90 के दशक से मुस्लिम वोटर बिहार के आरजेडी के साथ रहे हैं, लेकिन 2020 में मुस्लिम वोट का पैटर्न बदला हुआ नजर आया और ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी का यहां पर खेल बिगाड़ दिया। यानी कि ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोट में एक बड़ी सेंधमारी की थी और यही वजह रही कि उसे यहाँ पर सफलता भी मिली। इसको थोड़ा और आसान तरीके से अब आप समझिए। देखिए, 2020 में एआईएमआईएम के प्रदर्शन के मायने से आपको ये पूरा गणित समझ में आ जाएगा। बताया जाता है कि 5 सीट पर जीत मिली थी सीमांचल के इलाके में और इसके साथ ही 3 ऐसी सीटें थी जहां पर दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे। तो अब आप 2025 की पूरी सियासत को समझिए। ओवैसी की पार्टी है जो कि महागठबंधन में आना चाहती है, महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी जो है, आरजेडी का रुख एआईएमआईएम को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं है। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साथ में लड़ने का प्रस्ताव दिया तो आरजेडी ने परहेज क्यों किया? इसकी वजह है उसका सियासी समीकरण। यानी कि आरजेडी का जो सियासी समीकरण है वो भी MY है, यानी मुस्लिम और यादव। अब आप ये समझिए कि ओवैसी की पार्टी से आरजेडी परहेज क्यों कर रही है। तो आरजेडी मुस्लिमों को अपना पारंपरिक वोटर मानता है। ओवैसी की पार्टी के नाम में भी मुस्लिम शब्द शामिल है।
तो इसके साथ ही ओवैसी को गठबंधन में अगर शामिल कर लिया जाता है तो मुस्लिम वोट के जो हिस्सेदार हैं वो ओवैसी भी बन जाएंगे। आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक बिखरने का अपना खतरा उसे सता रहा है। यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से परहेज किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से लौट आए हैं। ऐसा करके उन्होंने इतिहास भी रच दिया है। पूरे देश को उन पर गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग हैं जो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और अब वो वापस लौट आए हैं। पूरा देश उनकी वापसी पर खुश है। बहुत बहुत खुशी का पल है। बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे। सकुशल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने इस उपलब्धि पर शुभांशु को बधाई दी। लेकिन इन मौके पर कांग्रेस नेता उदित राज ने बेतुका बयान दिया है। उदित राज ने कहा कि शुभांशु शुक्ला की जगह किसी SC ST या OBC समाज के व्यक्ति को भेजा जा सकता था। अपॉर्चुनिटी देने की बात है, तो जब अपॉर्चुनिटी दी जाती तो कोई भी जा सकता था। इस बार एक दलित या OBC को देना चाहिए था, क्योंकि पिछले बार राकेश शर्मा को भेजा गया था। लेकिन ये तो दलित और पिछड़े इनको तो दिखाई नहीं पड़ते। जितने सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जितने जजेस नियुक्त हो रहे हैं, या तो मतलब मीडिया के अंदर भी देख लिया जाए तो सारे एक ही जाति चरित्र के लोग हैं। कांग्रेस नेता उदित राज के शुभांशु की जाति पर सवाल उठाने पर एसपी प्रवक्ता का कहना है कि ये सब बीजेपी का एजेंडा है। दूसरी पार्टियों के नेताओं से बयान दिलवाकर राजनीति करने का काम बीजेपी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। इसलिए अब आज अंतरिक्ष में कौन गया है, उसकी जात क्या है, उसकी धर्म क्या है, इस पे चर्चा करना चाहती है। कुछ हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके साथियों से बयान ले लेंगी। तो ये कहीं न कहीं एजेंडा सेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। 18 दिनों के बाद भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी हो गई है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। लेकिन शुभांशु शुक्ला की जाति पर अब विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से घर वापसी को आप समझिए। शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक यात्रा ये रही है। ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला, जबकि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर गए थे, जबकि 2025 में शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से अंतरिक्ष गए। 25 जून 2025 को SpaceX का Falcon 9 रॉकेट प्रक्षेपित हुआ और 3 यात्रियों के साथ साथ शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद अगले दिन 26 जून 2025 को शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन से जुड़े और अंतरिक्ष स्टेशन पर वो रहे। 2 सप्ताह से ज्यादा समय उन्होंने वहां बिताया, यानी कि 18 दिन वहां पर वो रहे थे। इस दौरान करीब 1.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की गई, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 33 गुना अधिक बताई जाती है। शुभांशु शुक्ला की घर वापसी अब आप समझिए। पृथ्वी की परिक्रमा की और 310 से ज्यादा बार ये परिक्रमा हुई है। शुभांशु शुक्ला ने क्या प्रयोग किए हैं ये भी जान लीजिए। इसरो की ओर से सौंपे गए 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए गए हैं और ये
उनके लिए काफी ऐतिहासिक है। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा से भारत को क्या फायदा है? तो गगनयान के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। 2027 में अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।